आज जो 3 डॉक्टर आपके पास बैठे हैं, जिसमें अंशु काबरा जी जिस तरीके से कार्डियोलॉजी की बात, यानी कि दिल और दिल की धड़कन और उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, किस तरीके से बेहतर तरीके से उस दिल का रख रखाव किया जाए, उस पर बात की जाएगी। दिल के साथ साथ जिस तरीके से आपके पेट का रिश्ता है, उस पेट को किस तरीके से, गट को बहुत अच्छे तरीके से बात की जाए, उस पर भी बात करेंगे। फेफड़ों और सांसों की इस माला को किस तरीके से और बेहतर रखी जाए, उसके लिए हमारे साथ शुभम शर्मा जी मौजूद हैं। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जिस तरीके से बात की जा सकती है, अंशु काबरा साहब से बात करें तो सर, कार्डियोलॉजी के लिए बात की जा रही है, अभी के सानिध्य में लेकर जिस तरीके से अभी समय चल रहा है, उसमें लेकर किस तरीके से आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज़ है जहां जाकर लोगों को लग रहा है कि एक यंग एज का व्यक्ति सुबह आराम से खेलता कूदता, शाम को मालूम चलता है कि हार्ट अटैक हुआ, और इसकी बात को सबसे बड़ी बात है कि उसको कोविड से जोड़ा जा रहा है, सबसे ज़्यादा कोविड से जोड़ा जा रहा है। कैसे, क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का सबका धन्यवाद, जो WHWF का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने हमें इसके लिए मौका दिया। और डेफिनेटली एक बात तो है कि कोविड के बाद यंग स्ट्रोक और यंग हार्ट अटैक्स दोनों ही बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद इन्फ्लामेटरी जो मैल्यू है वो बढ़ा है बॉडी के अंदर की। हाँ, कोविड का जो वायरस था उसने इन्फ्लामेशन, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज की है, और उससे में भी हमने काफ़ी यंग MI देखे हैं जो इससे पहले हमने नहीं देखे। तो डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि कोविड के बाद ऐसा बॉडी के अंदर सिस्टम हुआ है जहाँ पर थ्रोम्बोटिक स्टेज बढ़ी है और उसके बाद हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। बट ये तो अभी कोविड सिनेरियो की बात है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक के चांस, एशियन जो एथनिक्स हैं, जो साउथ एशियन जीन्स हैं, वो हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और अदर प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बल्कि में वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह। तो यंग पेशेंट्स जिनके फैमिली के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं या कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको अपनी जांचें और अपनी जो स्वास्थ्य का ध्यान है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में पहले करवानी चाहिए। और प्रिवेंटिव चेकअप, जो नारायणा का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना मूल मंत्र है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसके लिए एक हम 3 साल से एक पैकेज जो 4999 का है उसको लेके आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि 35 साल वाला आदमी आए और अपनी सारी जांचें कराए। कोविड के बाद से हमें यह महसूस होने लगा कि यंग स्ट्रोक्स, यंग MI बढ़े हैं और हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में सिटी एंजियोग्राफी जो एक महत्वपूर्ण टेस्ट है और यंग के लिए खासकर सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, उसको लॉन्च किया। और इससे हम ये कह सकते हैं कि हम हर साल कम से कम 2 से 3 हज़ार पैकेजेस करते हैं, और उन पैकेजेस के अंदर कम से कम 30 से 40 यंग पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हम बीमारी पकड़ते हैं और उनको समय पे इलाज मिलता है। नहीं तो यही पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ और अदर प्रॉब्लम्स के साथ आते और उनको हम बचाने में सफल हुए। तो ये एक बहुत बड़ा इस पैकेज का और प्रिवेंशन का इफेक्ट है कि हम उनको बचा पाए। स्क्रीनिंग कोई उम्र है किस तरीके से, कि किस उम्र में कर लेना चाहिए? देखिए, स्क्रीनिंग को लेकर, स्क्रीनिंग अगर यंग पेशेंट है जिसकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या स्ट्रोक है, तो हम कहेंगे कि 30 साल पे वो अपनी स्क्रीनिंग हर साल, हर 2 साल में एक बार कराए। जेनेटिक भी है? जिनके भी डायबिटीज नहीं, वैसे हृदय रोग को भी जेनेटिक माना जाता है? बिल्कुल, हृदय रोग भी फैमिलियल फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं है, 35 के बाद एक बार अपना टेस्ट कराएं, और एक बार अपना टेस्ट कराने के बाद हर 2-3 साल में एक बार रूटीन इवैल्यूएशन करा लें। लेकिन 35 साल इज द लिमिट इन इंडियन मेल्स एंड 45 ईयर्स फॉर इंडियन फीमेल्स। क्यों? फीमेल्स में मेल की तुलना में हार्ट डिजीज 10 साल के अंतर पे होती है। तो महिलाओं को 45 साल, पुरुषों को 35 साल,
जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक बार करना ही करना है अपना प्रिवेंटिव चेकअप। अच्छा, एक सवाल, वैसे इट्स समथिंग जोकिंग सवाल भी हो सकता है। आपने 35 और 45 की जो उम्र बताई, ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं में हार्ट अटैक का रेशो कम है और पुरुषों में ज़्यादा है? ईश्वर ने रचना ही ऐसी की है कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं फीमेल्स के अंदर 50 प्लस पे आते हैं, मेनोपोज 50 प्लस के बाद आता है, साइकिल्स आना 50 प्लस के बाद बंद होते हैं, तो उनके अंदर जो हार्मोनल मेन्यू है वो चेंज होता है 50 के बाद। तब 50 के बाद जेंट्स, मेल्स और फीमेल्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बराबर हो जाती हैं, लेकिन 50 से पहले महिलाएं प्रोटेक्टेड हैं, और ये शायद ईश्वर का वरदान है उनको कि 50 से कम उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कम हैं और पुरुषों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ज्यादा हैं। ओके, चलिए, डॉक्टर अमित कुमार सांघी साहब भी हमारे बीच बैठे हैं। कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां पेट से निकलकर आदमी तक पहुंचती है। अगर आपका पेट सही है, सब कुछ सही है, तो एक स्वस्थ लीवर को रखने के क्या नियम हो सकते हैं? क्योंकि फैटी लीवर की आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को, जिसको भी अगर बात होती है तो कहते हैं साहब फैटी लीवर है, ये इसलिए बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो एक स्वस्थ लीवर की क्या डेफिनेशन हो सकती है, और फैटी लीवर खासकर क्या होता है? लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ भी हैं फैटी लीवर को लेकर। नमस्कार। फैटी लीवर बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स में फैट की मात्रा एक लगभग डिसाइडेड होती है। अगर उसमें जैसे लीवर में उस डिसाइडेड मात्रा से फैट बढ़ती है तो उसको हम फैटी लीवर कहने लग जाते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो हम किसी भी पेट की समस्या के लिए कराते हैं, तो उसमें अधिकतर लोगों को फैटी लीवर लिखा हुआ मिलता है। तो वो ये बताता है कि लीवर जो दिख रहा है सोनोग्राफी में वो थोड़ा ज़्यादा चमकदार हो गया क्योंकि उसमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया, नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा हो गया। तो फैटी लीवर बाय डेफिनेशन अगर कॉमन लेमन टर्म में बात करें तो ये माना जाता है हमारा। अब फैटी लीवर के फैट क्यों बढ़ी लीवर के अंदर, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो उसका कारण जो है वो दो मुख्य कारण है, एक तो अल्कोहल है और एक है मोटापा, ओबेसिटी और डायबिटीज। अधिकतर केसेस में डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों जब मिलते हैं तो फैटी लीवर की जो डैमेज होता है, लीवर के अंदर जो डैमेज होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों बीमारी, दोनों चीज़ जो है अल्कोहल, ओबेसिटी और डायबिटीज, तीनों लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, और जैसे कि डॉक्टर अंशु काबरा ने कहा कि हम एशियन कंट्रीज में हमारी जीन्स जेनेटिक्स ऐसी हैं कि हम इन बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं। इस वजह से अब ये जो बीमारियां, पहले हमारी लाइफस्टाइल अलग थी, अब हमने अपनी लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज की तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। हम बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी, जंक फूड खाने लगे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये माना जाता है कि जितने लंबे समय तक मोटापा होगा, जितने लंबे समय तक फैटी लीवर होगा, लीवर उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा। और अगर फैटी लीवर की बात करें तो अगर फैटी लीवर 15 से 20 साल तक सेम स्टेट पे बना रहता है तो लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, तो बेसिकली जैसे आपने फूड हैबिट की बात कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से फूड हैबिट बहुत ज़्यादा बदल गया लोगों का, जंक फूड को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है जिस तरीके से, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए एक गांव का व्यक्ति जो कि शुद्ध हवा ले रहा है खेत की, वहाँ पर मिलेट्स खा रहा है, उनका अपना पीसा हुआ आटा है, उनका अपना पीसी हुई चटनी है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से त्रस्त है। उसका क्या कारण हो सकता है? एक तो थोड़ा डायग्नोसिस इम्प्रूव भी हुए हैं, आजकल लोग बाग अवेयर भी हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो वो चीज़ हमें उनको डायग्नोस ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। ये आई थिंक अगर आप लाइफस्टाइल अगर अच्छी है उसके बावजूद भी ये चीज़ हो रही है तो ये हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इम्प्रूव होने की वजह से मान सकते हैं। पर यह है कि उनके अंदर फैटी लीवर या कोई भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और एक शहर से रिलेटेड जो आदमी जिसकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अल्कोहल ले रहा है, नींद पूरी नहीं ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसमें लीवर की प्रॉब्लम में दिन रात का अंतर आएगा और वो बहुत तेजी से बढ़ेगी इसके अंदर, क्योंकि हर फैटी लीवर डैमेज नहीं करता है। एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात जो मैं सोच पाता हूँ कि
जिस तरीके से आदमी भाग रहा है हर रोज की ज़िंदगी में, शायद आप अपने आप को भी देख लीजिए, सुबह से लेके शाम तक पेशेंट को देखना, सब कुछ करना, खाने का समय जितना मिल पा रहा है उस समय को आप चुरा रहे हैं। खाने के लिए आपने समय दिया नहीं है, खाने के लिए समय आप चुरा रहे हैं ताकि आप खा सकें। इन सब चीज़ों के बीच में इंसान अपने आप को रखे कहाँ? फैटी लीवर की बात करें, इंडाइजेशन की बात करें, नींद की बात करें। नेचुरल है, अगर रात को आपको 8 घंटे की नींद नहीं हुई है तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इन सब के बीच में से आदमी अपने आप को निकाले कैसे? ये एक सबसे बड़ी बात है। यही तो टाइम मैनेजमेंट है सर। हाँ। आपको एक अपनी लिमिट्स तो क्रिएट करनी पड़ेगी जी। और हेल्थ को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा अपने को। तभी आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और लंबे समय तक हेल्दी रूप में जी पाएंगे। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो लेट नाइट डिनर से हुई है, स्पेशली हमारे पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, इंडाइजेशन जो बढ़ा है वो लेट नाइट डिनर से बढ़ा है। अगर हम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास तक खाना खा लें, उसके बाद में 3-4 घंटे जो रहते हैं उसमें अच्छी तरह से पानी पिएं, थोड़ी वॉक करें, तो जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। इवन ओबेसिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर हम लेट नाइट डिनर्स अवॉइड करें। हाँ, बेसिकली लेट नाइट डिनर्स, मतलब बहुत सारे लोग आजकल जैनिज्म को मानने लगे हैं। हाँ सर, उसका नया नाम आया ना, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, चलिए ठीक है, आदमी कैसे भी समझे, नए नामों से समझे या पुराने नामों से समझे, अपने आप को स्वस्थ रखे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए शुभम शर्मा जी से बात कर लेते हैं। सर, डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी मौसम चल रहा है, जिस तरीके से प्रदूषण भी चल रहा है, मौसम के अंदर ठंडक भी है, और कभी लगता है कि ठंड है, कभी लगता है कि गर्म है, कैसे बचे अपने आप को इस सारे प्रदूषण को लेकर भी और मौसम की उसको लेकर भी? थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। बेसिकली देखिए, अभी ठंडक आ रही है, कभी कभार टेम्परेचर अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ठंडी हवा में जो हमारा PM 2.5 है या पोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो और डेंस हो जाते हैं। स्पेशली सुबह का समय या लेट इवनिंग का समय, जो जिन लोगों की आदत होती है जॉगिंग पे जाना, उस समय अगर आपको सांस की बीमारियां, और शायद नहीं भी हैं, अगर अभी पोल्यूशन इतना बढ़ गया है तो ये बीमारियां बढ़ने के चांसेस रहते हैं। क्या बीमारियां? PM 2.5 एक पार्टिकल होते हैं पोल्यूशन के, बहुत सूक्ष्म होते हैं। PM 2.5? जी, 2.5 माइक्रोन या उससे कम साइज के पार्टिकल्स हवा में होते हैं पोल्यूशन के। तो वो अगर सांस में जाएंगे, और इजीली जाते हैं, तो वो डीपेस्ट ऑफ द लंग्स में जा सकते हैं। सांस की छोटी से सांस की नलियों में जाते हैं और लंग्स में भी डिपॉजिट होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल पोल्यूशन बढ़ने के साथ में दिल्ली में नहीं, तो इससे ये क्या कहना चाहते हैं कि सर्दियों में जिस तरीके से कोहरा है तो वो पॉल्यूशन का लेवल भी नीचे आ जाता है ज़्यादा, और उसलिए वो जल्दी आपकी सांस में आ जाता है? बिल्कुल, टेम्परेचर कम है, हवा डेंस है, ठंडी हवा नीचे रहती है, गर्म हवा उठती है। तो जी जी। ठंडी हवा जब नीचे रहेगी उसमें और ये पार्टिकल्स एकत्रित रहते हैं और ये सांस में इजीली जाते हैं। तो जिनको सांस की दिक्कतें हैं, एस्थमा है, COPD है, उन लोगों को अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए। और पोल्यूशन अब बढ़ता जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, इंक्लूडिंग इन जयपुर, ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। शाम में आप निकलेंगे तो देखेंगे कि वो हवा काली होने लगी। ये कोहरा नहीं है, इसको कोहरा बोलने से अब हमें बचना वो आजकल AQI लेवल की बड़ी बात चल रही है। तो AQI लेवल पे भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन आया था, तो गवर्नमेंट का आंसर जो आया वो यही है कि कोई रिलेशन नहीं है AQI और हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स का पोल्यूशन। बट मैं आपको बता दूं, अगर AQI को पर्टिकुलर हम देखें तो हाँ, कोई रिसर्च डेटा नहीं है, लेकिन हम इसके कैवेट्स को थोड़ा समझें कि PM 2.5 समझे, पोल्यूशन को हम देखें तो इसके ऊपर रिसर्च एविडेंस है। पोल्यूशन जितना बढ़ेगा आपके सांस की दिक्कतें बढ़ेंगी, और सिर्फ सांस की दिक्कतें नहीं, कार्डियक इवेंट्स भी बढ़ेंगे, सिर्फ लंग इवेंट्स नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेफड़े की समस्या बढ़ेगी, हार्ट की समस्याएं भी बढ़ेगी, आंखों की समस्याएं भी बढ़ेंगी, और ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट आता है इन सब की वजह से। तो बचने के लिए एक तो कोशिश कीजिए अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ना निकलें। घर में हो सके तो एयर प्यूरिफायर यूज करें। बस एक ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने की यह है कि हम लोग कितने स्क्वायर फीट का हमने वो क्लीनिंग का एयर प्यूरिफायर लिया है उसके हिसाब से रखें। ऐसा नहीं कि एक रूम के हिसाब से लिया है और उसको पूरे घर के लिए यूज कर रहे हैं। एयर प्यूरिफायर अब एक एसेंशियल कमोडिटी बन गई है हमारे लिए। और इंडोर पोल्यूशन भी एक कारण बढ़ता जा रहा है कि हमारे घर में जो स्पेशली महिलाएं और बच्चे रहते हैं, या फिर छुट्टियों के वक्त जो लोग घर के अंदर रहते हैं, सर्दियों में बंद घर रख के अंदर रहते हैं, तो एयर पोल्यूशन भी एक कारण बढ़ रहा है सांस की दिक्कतें बढ़ने का या फिर कार्डियक इवेंट्स बढ़ने का भी। और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है,
हम आजकल कैंसर्स भी बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये आज डेटा नहीं है, भविष्य में ये डेटा आएगा कि पोल्यूशन इज अ फैक्टर दैट इज कॉजिंग राइज इन कैंसर्स ऑफ द लंग। हाँ, करीब करीब पिछले कुछ दिनों में जैसे WHO की बहुत सारी आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉल्यूशन से कैंसर बढ़ रहा है। दिल्ली को लेकर जिस तरीके से बात चल रही है, अभी लेटेस्ट बेंगलोर को लेकर बात चल रही है, पूना को लेकर बात चल रही है, तो इन सब को लेकर जैसे 3 से 4 सिटीज़ इंडिया की इन्होंने प्रोमिनेंटली कहीं की है और कह रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल शायद वो उतना ज़्यादा है जितना कि आप सोच नहीं सकते। भले ही सरकारों के डाटा कुछ भी बोलते हों, परंतु जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है उस तरीके से लग रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, परंतु शायद उन डाटाज के साथ खेला जा रहा हो, ये एक अलग बात है। मैं वापस अंशु काबरा जी के पास आ जाता हूं कि सर एक नया वर्ड आया है कार्डियक MRI, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? अभी जो डायग्नोसिस है, पहले हम रूटीनली इकोकार्डियोग्राफी से किया करते थे, ट्रेडमिल से डायग्नोसिस किया करते थे और पहले टूल्स जो थे हमारे पास बहुत अत्याधुनिक नहीं थे। अब आज हमें डायग्नोसिस के लिए एडिंग एडवांटेज है। एडिंग एडवांटेज क्या है? कार्डियक MRI। कार्डियक MRI बेसिकली MRI है, लेकिन उसका जो करने का तरीका है वो नॉर्मल की तुलना में काफ़ी अलग है। ओके। उसके अंदर जो मशीन की सेटिंग्स हैं उसको भी अलग तरीके से रखा जाता है और सबसे बड़ी बात है पेशेंट थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए, ब्रेथ होल्ड कर पाए और नॉर्मल लुकिंग पेशेंट होना चाहिए। इससे हम जो वैल्यूबल डायग्नोसिस है, जो हार्ट के वीकनेस के कारण है, जो आज की तारीख में हम कहते हैं हार्ट फेलियर के लिए कार्डियक MRI का अत्याधुनिक रोल है, जिसके अंदर हम हार्ट फेलियर को डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस कारण हुई है। जो पहले हम कहते थे बायोप्सी करनी है हार्ट की या हमें अदर मेथड्स करने हैं। आज किसी की 3 नसों में ब्लॉक है, उसको बाईपास कराना है या हम दवाई पे रख सकते हैं, उसके लिए भी कार्डियक MRI का बहुत बड़ा रोल है। कार्डियक MRI जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को जीवन के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे लंग ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कार्डियक MRI का एक महत्वपूर्ण रोल है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी। तो जो कार्डियक MRI है उसका यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम सोचते हैं और हम इसके लिए बिल्कुल आशान्वित भी हैं कि राजस्थान भी उन चुनिंदा स्टेट्स में होगा जो कार्डियक MRI का रोल आगे जाके काफ़ी बढ़ाएगा और हम विश्व पटल पे होंगे। नहीं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट की बात आप कर रहे हैं, इससे सक्सेस रेशियो इज वंडरफुल और अभी थोड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट डेफिनेटली इज ए वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। आज की तारीख में कोई हार्ट फेलियर का मरीज है, हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर हम पब्लिक की भाषा में कहें तो वो कितना जिएगा, हम ये कहते हैं 90% लोग 5 साल में निमट जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें तो हार्ट ट्रांसप्लांट में 15 साल के अंदर उनकी जो मॉर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो कितनी है? 50%। तो आप ये देखो 5 साल में 90%, 15 साल में 50%, हाउ ड्रास्टिक इज द इम्प्रूवमेंट। 15 साल के अंदर वो ड्रग्स फ्री है, जीवन में वो आगे बढ़ पा रहा है और 15 साल के बाद हो सकता है हम नए आयाम छुएं, हमें नया ट्रीटमेंट मिले स्टेम सेल के रूप में या नई मॉडलिटी के रूप में, हम और भी लोगों को जीवन प्रदान कर सकें। लेकिन एट प्रेजेंट हार्ट ट्रांसप्लांट 20 साल के युवा को या 15 साल के युवा को हम 15 साल की जीवन दे रहे हैं और 15 साल और 15 साल 30 साल का वो आके उसको वापस अगर डिसेबिलिटी होती है तो हो सकता है उस समय हमारे पास नया ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, नई मशीनरी अवेलेबल हो और हम उसको आगे आने वाले 15 साल और दे पाए। एक वर्ड आपने काम लिया, वैसे आउट ऑफ द कोर्स है, परंतु वो जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है और बहुत सारी जगह एक एजेंसियाँ बन गई है। स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं आप,
आने वाले समय में स्टेम सेल्स पे बहुत सारा काम हो सकता है, जिस तरीके से अभी लोग उसको प्रिजर्व करके और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली स्टेम सेल्स हमारे लिए एक होप है, और हो सकता है हार्ट के लिए भी 10 साल 15 साल में कोई स्टेम सेल ऐसा चमत्कार कर पाए कि हम उसको यूज कर पाएं और हार्ट फेलियर को हम कंप्लीटली रिमूव कर पाएं, कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, स्टेम सेल डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये होगा और महंगा इलाज होगा, लेकिन कम से कम इस बात के लिए तो आशान्वित हैं कि वो महंगा इलाज कुछ लोगों के लिए जीवन बन सकता है। तो मतलब जो अभी प्रिजर्वेशन की बातें चल रही है जिस तरीके से स्टेम सेल्स को लेकर, तो शायद हो सकता है कि आने वाले भविष्य की एक बहुत बड़ी कड़ी बन सकता है लोगों को ठीक करने के लिए, आपके हिसाब से? मैं डेफिनेटली एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो आजकल बच्चे के बर्थ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टेम सेल प्रिजर्व करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी हमारे पास डेटा नहीं है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको ऑप्शन है इंडिया में तो अभी आया सर, बाकी के देशों में तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। एग्जैक्टली, और रिसर्च चल रही है। मुझे लगता है मैंने करवाया अपने बच्चे के लिए, Very good. सबको करवाना चाहिए। आपको नहीं पता है फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। इंडिया में अभी स्टेम सेल थेरेपी बहुत लिमिटेड है, अलाउड नहीं है ज़्यादातर बीमारियों के लिए, लेकिन हमें प्रिजर्व करवाना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन का हेल्थ सिक्योर मेरे ख्याल से ब्रिटेन और जर्मनी तो शायद आज की डेट में अग्रणी उस मोड पे हैं, इंडोनेशिया तक भी उसमें अग्रणी मोड पे आ गए, स्टेम सेल से अपने वहाँ के लोगों की बीमारियाँ ठीक करने की बात कर रहे हैं। चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। एक बात अभी बहुत दिनों से जो चल रही है, बीच में भी मैंने देखा है, एक रेशो बढ़ता जा रहा है लंग कैंसर्स को लेके, फेफड़ों के कैंसर्स को लेके। व्हाट एग्जैक्टली लोग कहते हैं कि लंग्स कैंसर डायरेक्ट लंग्स में नहीं होता, कहीं से आता है, कहीं दूसरी जगह होता है, चाहे वो प्रोस्टेट में हो या कहीं और हो, गट में हो, वहाँ से लंग्स की तरफ बढ़ता है, या डायरेक्ट लंग्स में कैंसर होता है, क्या है? तो दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो प्राइमरी आपका ऑर्गन लंग भी हो सकता है, सिर्फ वहीं पे लंग में आपका एक कैंसर उत्पन्न होने लगा है, और हो सकता है कि वो दूसरे अंगों में जाए, और उल्टा भी हो सकता है कि दूसरे ऑर्गन्स में हुआ है और वो लंग्स में आया है। इसे मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं। बट बात मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको लक्षण है कुछ भी हो, चाहे और सबसे कॉमन सिम्टम हम जो देखते हैं हमारे पास जो मरीज आते हैं, खांसी के साथ खून आना और वजन कम होना, जिसको हम लोग डाइटिंग से या न्यूट्रिशन से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है उसमें हमें डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। सेकंड जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, बायोप्सी को लेके भी कई गलत धारणा है। तो बायोप्सी से लंग कैंसर नहीं फैलता है, बायोप्सी कतराने से अपने को पीछे नहीं करना है, क्योंकि बट वो इसलिए होता है सर डॉक्टर साहब के, बेसिकली लोगों को लगता है इट्स वेरी पेनफुल। तो बिल्कुल, तो इसमें मैं बायोप्सी लेने से फैल जाएगा, और ये वो बहुत बड़ा painful भी होता मिसकंसेप्शन है। है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। बिल्कुल बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और वो सिर्फ लंग्स कैंसर के लिए नहीं है, सारे कैंसर्स के लिए है कि ऐसे नहीं फैलेगा। प्लस हमारे पास अभी नारायणा में अभी ऐसी बायोप्सी की टेक्निक्स हैं जिसमें ना वो पेनफुल होता है, ना उसके लिए बड़े कट्स लगाए जाते हैं, जैसे हम ब्रोंकोस्कोपी, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, थोरैकोस्कोपी बोलते हैं। यूजुअली पेशेंट्स को भर्ती भी नहीं होना होता है इन सारे प्रोसीजर्स के लिए। सिंपल ओपीडी प्रोसीजर्स से आपके बायोप्सी करके डायग्नोस किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स में। तो मेरे को लगता है नारायण अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐड नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों की, ताकि लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है चीज़ें। इतनी अच्छी आपके पास फैसिलिटीज़ है, इतना जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कैंसर को लेके, आप बता रहे हैं जिस तरीके से लोगों के जो ये मिथ है, ये मिथ तो टूटे कहीं, मतलब लोग तो अभी भी डरते हैं बायोप्सी कराने से। सर हम कर रहे हैं अवेयरनेस, हम लोग ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस 2 सेशंस इस तरीके के जैसे आज कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े कम्युनिटी में, वो हम लोग कर रहे हैं। पूरी कोशिश है और बेहतर होगी जागरूकता इससे। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, सांगी साहब से, कि लीवर के लिए बात तो हमने की, परंतु एक और जो बड़ा मिथ है लोगों को, जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, हम बोलते हैं तो वो जाके रेंटेक खा ली, एसिलोक खा ली और कुछ कर लिया, बोले यार खाना पच नहीं रहा है बड़े दिनों से। तो अच्छा, ओवर डाइटिंग भी लोगों की आजकल बहुत हो रही है कि यार बस सब्जी अच्छी थी तो आधी रोटी ज़्यादा खा ली। तो ये है जो ये बेसिकली इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और उससे बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए इंडाइजेशन के कारण अगर उसको कहीं एसिड जो फ्लो हो रहा है, तो उससे बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक तक आ रहा है उससे, सब चीज़ों से। तो ये सब क्या है,
ये जो इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ कि एसिडिटी से ब्रेन स्ट्रोक होता है, ऐसा नहीं है। एसिडिटी इंडाइजेशन बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली टर्म है। लोग इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेट में भारीपन है, कुछ बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में पेट फूल गया, कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाने के बाद में ऐसा लगता है खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको सबको कॉमनली हम मिला के इंडाइजेशन कहते हैं। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये डायरेक्टली हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, इससे जुड़ी हुई चीज़ है ये। अगर आपके फूड में तेल ज़्यादा होगा, ऑयल ज़्यादा होगा, स्पाइसेस ज़्यादा होंगी, आप एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि स्टोमक तो एक इतना सा है जो आपकी कैपेसिटी, अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको परेशानी तो पैदा करेगा ही करेगा। स्पेशली अगर आप रात में खाएंगे और खाना खाते ही सो जाएंगे तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो सब चीज़ हमें प्रॉब्लम करती हैं। पर अब इसमें क्या है कि जैसे आपने कहा कि वो हम लोग कॉमनली क्या है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, हमने वहाँ पे फार्मेसी में जाके ऐसी लोग खा ली, रेंटे खा ली, और अधिकतर लोगों को उससे आराम मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग तो मॉर्निंग आवर्स में खाली पेट पेंटोसिड डेली इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि उनको सुबह मतलब उनको लगता है कि यार मैंने ये नहीं खाई तो शायद रोटी नहीं खा पाऊंगा। हाँ, ये वाली स्थिति हो गई, और वो उनके लिए नुकसानदायक भी है। हाँ, अगर लंबे समय तक बिना किसी सुपरविजन के आप लगातार अपने हिसाब से दवाई खाते हैं तो फिर नुकसान तो होते ही हैं। पर ये ज़रूर है कि ये इस तरह की दवाएं बहुत ही सेफ़ मानी जाती है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब ड्रग मानते हैं इसमें। अब ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हम इसको इग्नोर बहुत करते हैं सर, इंडाइजेशन को, और अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ लोग अपने घरेलू इलाज भी करते हैं, जीरा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं। पर इसमें कई बार क्या होता है कि जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसके हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि अगर लंबे समय तक आपको इंडाइजेशन बना हुआ है, आपको भूख लगना कम हो गई है, आपके पेट में एक अजीब सा दर्द, डिस्कम्फर्ट बना ही रहता है, चाहे आप खाना खाएं चाहे नहीं खाएं, आपका वजन कम हो रहा है, आपको कभी कभार वॉमिटिंग होती है तो कोई बात नहीं, पर आपको खाना खाते बार बार वॉमिटिंग हो रही है, या जैसे हमने खाना खाया तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि खाना हमारे गले में अटक गया, तो हम उसको पानी से निगल लेते हैं। तो कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, सब खाना अटकता है पर वो पानी निकलता है, वो चला जाता है। तो उसमें क्या है कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं, और एक और कि वॉमिटिंग में ब्लड आना, उल्टी में खून आना, बिल्कुल। या मलद्वार से खून आना, ये भी बहुत मतलब डेंजरस सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में कोई बड़ी समस्या चल रही है। जैसे कि खाना अटक रहा है तो हो सकता है कि फूड नली का कैंसर डेवलप हो रहा हो, पेट का कैंसर डेवलप हो रहा हो। आजकल आप जैसे आपने कहा कि कैंसर बहुत कॉमनली बहुत होते हैं, और हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी कैंसर्स होते हैं वो इतने खतरनाक हैं कि एक तो उनके सिम्टम्स लेट आते हैं, और जब वो आते हैं हमें पता लगता है वो फैल चुके होते हैं, तो उनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और कैंसर का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि आप उसको सही समय पर डायग्नोस करें और उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लें। अगर वो एक बार फैल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट एक चीज़ और भी है, मतलब कुल मिला के अगर हम एक पूरे उस पे पहुँचें, क्रक्स पे पहुँचें आपकी बात को, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइमली फूड, टाइम मैनेजमेंट, और ये एक सबसे बड़ा हो गया कि आप बाकी सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतर कर पाए। मतलब अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है आपको, आपके जो क्राइटेरियाज है ना जीवन जीने के, उसमें हेल्थ सबसे ऊपर आनी चाहिए। मतलब वही है कि और वो इसमें एक चीज़ और है, स्ट्रेस के लिए हमने कभी बात नहीं करी अभी एक बार भी। मुझे लगता है कि आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे बीमारियों को बढ़ा रहा है, चाहे वो पेट से रिलेटेड बीमारी हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो मोटापा हो। स्ट्रेस 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 तो स्ट्रेस तो बात वही है सर, मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। तो वो स्ट्रेस को तो वहीं से कहीं काबू किया जा सकता है, उसकी तो कोई दवाई नहीं है। अगर उसकी दवाई लेंगे तो आप सोते ही रहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, दवाइयों का रोल भी आता है, पर शायद वही आपने जो कहा टाइम मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से कंपैरिजन, शायद ये सब चीज़ें हैं जिससे हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती है उसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सांगी साहब, एक चीज़ और भी है जो सबसे बड़ी बात जो चल रही है अपने बहुत लंबे टाइम से, समय, कोविड, प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि हम बात कर रहे थे।
क्या लगता है आपको कि आफ्टर कोविड लोगों की थोड़ी सी कहीं सांस लेने की क्षमताएं और बाकी चीज़ें, फेफड़ों की सिकुड़न और ये सब चीज़ें बढ़ी है? नहीं, तो मेरे हिसाब से कोविड ने जो डर पैदा किया उसकी वजह से अवेयरनेस जो आई है, लोग अब जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास में। ये बीमारियां पहले भी थी, बस ये इग्नोर ज़्यादा हो जाती थी। अब जो है लोग, और पहले से ज़्यादा लोग आ रहे हैं हमारे पास में कि थोड़ा सा भी छाती में जकड़न लगने लगी, आ जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो बीमारियां डायग्नोज ज़्यादा हो रही हैं। जैसे डॉक्टर सांगी ने बोला था कि फैटी लिवर डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है, वो भी एक कारण है कि डायग्नोस्टिक्स बढ़ गए हैं। तो पेशेंट्स में अवेयरनेस बढ़ी है, हर कोई डरता है वैसी बीमारी को लेकर, तो अब आ रहे हैं लोग। और कोविड में जो सिकुड़न आई थी फेफड़ों में, वो अब हम देख रहे हैं कि वो वापस चली जा रही है। जिन लोगों को फाइब्रोसिस भी डेवलप हुआ था कोविड में, वो अब वापस भी क्लियर हो रही है और उसके लिए कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ रही। कुछ लोगों में फेफड़ों की सिकुड़न या ILD लंग फाइब्रोसिस पहले से था, कोविड में उसको वो और बढ़ गया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड से बढ़ा, वो कोई भी इन्फेक्शन होगा बॉडी में, एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी होगा ऐसे मरीजों को जिनको लंग फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो वो वैसे भी बढ़ेगा। बस ये है कि डायग्नोस्टिक्स बढ़ गए हैं, अब लोग सिंपल एक CT स्कैन भी इजीली करवा पा रहे हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। आज से 5 साल पहले की बात करें तो इस चीज़ में सिर्फ कोविड को हम लोग अगर बोले तो वो एक कारण नहीं है। बट हाँ, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे जो सांस की बीमारियां हैं और इंक्लूडिंग लंग कैंसर्स वो बढ़े हैं। पॉल्यूशन के साथ साथ ठीक है, वो भी आपकी बात सही है, परंतु क्या एक चीज़ और भी है जो एक मिथ चल रहा है बड़े लंबे टाइम से कि कोविड का जो भी टीका इंजेक्शंस लगे हैं और रेमडेसिविर की जितनी बात चल रही है, क्या उससे भी लोगों को फर्क पड़ा है या नहीं? तो रेमडेसिविर का तो डेटा नहीं है सर, बट कोविड वैक्सीनेशन का तो कंपनी जिनको कोविशील्ड लगी थी, तो कोविड उन्होंने खुद माना है कि थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़े हैं या शरीर में क्लॉट्स होने के चांसेस बढ़े हैं। और वो एक शायद कारण है हमारी कम्युनिटी में भी, इंडिया में भी, कि हार्ट के कंडीशंस बढ़े हैं, कि हार्ट अटैक्स आना, सडन हार्ट अटैक आना, या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं, खून की नलियां जो हार्ट से लंग तक जाती है वहाँ पे क्लॉट्स बनने के केसेस हम भी अब ज़्यादा देख रहे हैं। तो वो कोविड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अच्छा, इस बीच में एक मिथ आया था, ये मिथ आया था कि जिनको कोविड हुआ उन्होंने सबने, कुछ लोग मेरे को जैसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मेरे को किसी ने कहा एस्प्रिन ले लो 40 दिन तो आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा या ऐसा केवल नहीं, तो ऐसा कोई तो अगेन तो कोविड टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो कि कहीं रिसर्च बैक्ड नहीं है। तो कोई भी ट्रीटमेंट रिसर्च बैक्ड नहीं था, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को बीमारी आई है और हमारे पास में ट्रीटमेंट नहीं था। तो ये ऐसे ही एस्पिरिन का भी कोई एविडेंस नहीं है या रिसर्च पे बेसिस पे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम लोग एस्पिरिन दे दें। और कार्डियोलॉजिस्ट भी अग्री करेंगे कि ऐसे अननेसेसरली एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, स्पेशली ज़्यादा उम्र वाले लोगों को, क्योंकि वो भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं, ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होने का। तो ऐसे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से सांस लेने की जो दिक्कतें हैं उसके लिए लोग अलग अलग तरीके से इनहेलर यूज में लेते हैं, अस्थमा वाले इनहेलर यूज में लेते हैं, सब सुरक्षित हैं सब तरीके से? इनहेलर्स सेफ है। इनहेलर्स को लेके हाँ, तो मिथ की अपन बात कर रहे थे कि कई सारे मिथ्स अपन ने बस किए, लेकिन ये भी एक मिथ है कि इनहेलर्स डेंजरस है या आदत लग जाती है। कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग एस्थमा का ट्रीटमेंट समय से नहीं करवाते हैं, ये सोच के कि एस्थमा के इनहेलर्स की आदत लग जाएगी या फिर नशा हो जाएगा या फिर फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें बोली जाती हैं हमारे पास जो पेशेंट आते हैं। बट इनहेलर्स ही ट्रीटमेंट है, बहुत कम दवाइयाँ शरीर में ऐसी बनी है जो टारगेटेड मेडिसिन है। इनहेलर्स का कहाँ पे काम करना है, सांस की नली में जाके काम करते हैं और वहीं काम खत्म हो जाता है। इनका ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो इनहेलर्स सेफ भी हैं, प्लस अगर टाइमली अगर आपका ट्रीटमेंट किया जाए एस्थमा या COPD का, तो कई केसेस में हम लोग इनहेलर बंद कर पाते हैं। अगर 18 से कम की उम्र में बच्चों को अगर एस्थमा डायग्नोज हो रहा है तो सही समय पे बंद भी किए जा सकते हैं। अच्छा, एक जनरल सा सवाल है, जिस तरीके से मैं जितना घूमता हूँ राजस्थान में भी, मैंने बहुत ट्रैवल करता हूँ। अब जैसलमेर चले जाएं, बाड़मेर चले जाएं, जिस तरीके से वहाँ डस्ट है और जिस तरीके से वहाँ की रेतीली मिट्टी उड़ती है, वहाँ के लोग जीते हैं जिस उसी मिट्टी में जीते हैं, उनके नाक में भी घुसती है, उनके अंदर भी जाती है। पर मैंने वहाँ देखा है कि अस्थमेटिक मरीज बहुत कम है,
व्हाट इज द रीजन कि जयपुर में जबकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो यहाँ प्रदूषण का खेल हो सकता है, परंतु वहाँ मिट्टी तो है ही ना सर। पार्टिकल साइज पे मैंने बात की थी PM 2.5 की, सब पार्टिकल साइज का खेल है। ये मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, सांस लेने के वक्त नाक के अंदर के बाल और म्यूकस जो होता है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। वो छोटे पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन या उससे कम के वो ट्रैप नहीं होते हैं, वो सीधा सांस की नलियों में जाते हैं, जो कि पोल्यूशन में, पोल्यूटेड एयर में मिलते हैं। तो एक बड़ा कारण एस्थमा होने का हमारा ये भी है। जेनेटिक एक फैक्टर जरूर आता है एस्थमा में, जिनकी फैमिली में एलर्जी के टेंडेंसी ज़्यादा अच्छा, ये भी जेनेटिक है? एस्थमा में भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। अगर मान लीजिए जैसे मेरी फैमिली में एस्थमा है, मेरी मम्मी को एस्थमा है, मेरी नानी को एस्थमा था, मुझे एस्थमा है। कई फैमिलीज में हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ स्किन एलर्जी रही है पेरेंट्स में किसी को और हमें एस्थमा हो गया, किसी को सिर्फ छींके ज़्यादा आने या आंखों में खुजली चलना, ये भी बैकग्राउंड में अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको एस्थमा होने के चांसेस है। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर है, हो सकता है वेस्टर्न राजस्थान में जेनेटिकली एस्थमा इतना ज़्यादा नहीं है, एलर्जीज ज़्यादा नहीं है, और हम लोग जैसे जैसे और हम देखते भी हैं कि ईस्ट की तरफ मूव करते हैं इंडिया में, वैसे वैसे एस्थमा की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बंगाल तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा एस्थमा है। एक फैक्टर हाँ, शहरों में एक पोल्यूशन में ट्रिगर ज़्यादा होता है, अर्ली ट्रिगर हो जाता है, और यहाँ पे पार्टिकल साइज का खेल है। PM 2.5 इज द बिगेस्ट फैक्टर। चलिए डॉक्टर अंशु काबरा जी से कुछ नए परीक्षणों की बात कर लेते हैं। नए जांच परीक्षण आए हैं, जैसे लिपोप्रोटीन ए और अपो बी के लिए बात हो रही है। ये बेसिक क्या है? लोग इसके भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं इसके बारे में। पहले हम स्क्रीनिंग, मैंने आपको पहले ही बोला कि आज की तारीख में स्क्रीनिंग इज़ द प्रिवेंशन, कि हम स्क्रीन करते हैं तो हम हार्ट डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो हम हमेशा बात करते थे कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, लेकिन हार्ट डिजीज़ के अंदर कुछ नए फैक्टर्स जो प्रूवन हैं उनका पता लगा। जो प्रूवन फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रूवन फैक्टर है वो है लाइपोप्रोटीन ए, एपो बी, होमोसिस्टीन लेवल। ये जो 3 फैक्टर्स हैं इनकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, और जितने ये ज़्यादा हैं उतना हार्ट डिजीज़, आज कोई पेशेंट आया उसका LDL बिल्कुल नॉर्मल है, बैड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो पहले हम ये कहते थे नहीं पेशेंट ठीक है, लेकिन LDL नॉर्मल होने के बाद मान लो उसका लाइपोप्रोटीन ए, एपो बी वो रेंज से बाहर हुआ, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसको जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है और उसको हार्ट डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये नए स्क्रीनिंग टूल्स हैं, ये एडवांस मॉडलिटी है कि हम इन जांचों को भी पेशेंट की रेगुलर स्क्रीनिंग में शामिल करें और डिजीज को अर्ली आइडेंटिफिकेशन और लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ जोड़ें। और एक और मैं जानना चाहता हूं कि TAVI को कब कराना चाहिए? ये भी एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बात चलती रहती है। TAVI ये टर्म कहीं है? टवी टावी बड़ा रिसेंट, डेफिनेटली इंडिया में तो अभी 7-8 साल ही हुए हैं टावी को करते हुए। टावी एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पहले ओपन हार्ट सर्जरी कराते थे वॉल रिप्लेसमेंट के लिए। वैसे ही आज अगर हम बात करें गाइडलाइंस की, तो कोई भी मेल 70 साल से ऊपर अगर उसको सीवियर आओर्टिक स्टेनोसिस है, आओर्टिक वॉल सीवियरली ब्लॉक्ड है, उससे आगे ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो यूरोपियन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 70 साल से ऊपर का कोई भी मरीज टावी पहला ऑप्शन है सर्जरी से भी पहले। मतलब इम्प्लांट वो है, ये इम्प्लांटेशन है। ये टावी वॉल को चेंज करने का तरीका है बिना सर्जरी के। अगर हम जनरल भाषा में कहें, टावी वॉल चेंज करने का आसान तरीका है। उसके अंदर पेशेंट को हम सेम डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। हाउ कैन पॉसिबल? इट्स अ पॉसिबल। ओपन हार्ट सर्जरी का इतना छोटा तरीका, मतलब एकदम अपने आप को वॉल चेंज करना, वो भी बिना ऑपरेशन के, इट्स पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो हम रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, नारायणा कर रहा है? नारायणा किए हैं हमने अभी तक, डेफिनेटली हमने बहुत ज़्यादा नहीं किए, लेकिन हमने 6-7 टावी किए और हमने पेशेंट को सुबह एडमिट किया, वॉल रिप्लेस किया उसका उसी दिन,
और अगले दिन पेशेंट को घर भेजा। सक्सेस रेशियो 100%। ओहो, इट्स 100%, बस प्रॉब्लम इज इट इज अ कॉस्टली प्रोसीजर। और हम नारायणा में एक दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं क्योंकि हमारे प्रोसीजर्स अभी कम नंबर हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज प्रोसीजर सुबह 9 बजे किया, शाम को 6 बजे वो कहता है टाटा, आई एम एट होम, हम घर पे हैं। और नेक्स्ट डे वो जब शुरुआत की थी तब 2 दिन रखते थे, फिर 1 दिन रखना शुरू किया। और आज यूरोपियन कंट्रीज और मेनी इंडियन सेंटर्स मॉर्निंग में 9 बजे पेशेंट एडमिट हुआ, टावी किया और शाम को 7 बजे वो अपने घर पहुंच जाता है और शाम का डिनर उसका घर पे होता है। एंड रेगुलर वर्किंग जोन में रहता है वो। नेक्स्ट डे वो अपना रिज्यूम करता है। देर इज नो ब्लड लॉस, देर इज नो चांस ऑफ, वेरी मिनिमल चांस ऑफ इन्फेक्शन। और 70 साल से ऊपर का आदमी टावी करा के आप 10 साल 12 साल की लाइफ ऐड कर रहे हो और अपने घर बिना चीरे के वो जाता है, बिना सर्जरी के वो जाता है। हाउ हैप्पी ही इज एंड हिज फैमिली। एंड इज एक्सपेंसिव? इट्स डेफिनेटली इट्स एक्सपेंसिव। इट्स 17 लाख टू 35 लाख प्रोसीजर। यही एक प्रॉब्लम है जो कि इस प्रोसीजर को आगे बढ़ने से रोक रही है। नहीं तो ये प्रोसीजर आज क्लास 1 इंडिकेशन है 70 साल से ऊपर के लोगों का, जिनके अंदर हमने टावी किया और वो पेशेंट अगले दिन घर चला गया। लेकिन ये आगे आने वाला भविष्य है जहां 70 साल से आगे आने वाले लोग, सारे लोग 10 साल बाद हर आदमी टावी अडॉप्ट करेगा और वो सुरक्षित घर जाएगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, जो पहला सवाल होना चाहते परंतु बाद में, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि एक वर्ड है बीपी, जिसको लेकर रोज सुबह शाम दवाइयाँ खा रहे हैं लोग, ब्लड प्रेशर को लेके, बीपी को लेके, ये कितना रोल निभा रहा है हार्ट अटैक में? ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों साइलेंट किलर हैं और ये कार्डियोवैस्कुलर के सबसे ज्यादा जो कहते हैं प्रोवोकेटिव फैक्टर्स हैं कि हम ये मानते हैं कि जिसमें डायबिटीज है उसमें 5 गुना चांसेस हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है उसमें 5 गुना चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के, ब्रेन स्ट्रोक होने के और रीनल फेलियर होने के। तो जहां पर भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन वर्ड आ गया वहां पर हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तभी मैंने आपको शुरू में ही बोला, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है, उनकी स्क्रीनिंग भी 25 साल, 35 साल, 45 साल, स्क्रीनिंग भी जल्दी होनी चाहिए, टेस्ट भी जल्दी होने चाहिए और इलाज का अडेप्टेशन भी जल्दी होना चाहिए। तो मतलब नारायणा ने स्क्रीनिंग के हिसाब से कि लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाए कि किस तरीके से स्क्रीनिंग करके और अपने आप को, हार्ट को सुरक्षित रख सकते। डेफिनेटली स्क्रीनिंग आज की तारीख में, हमने आपको बोला कि हम 5000 सिटी स्कैन हमने अभी तक करवाए और 5000 सिटी स्कैन में हमने कम से कम 30 से 40 युवा जिनको सिम्टम्स का अंदाजा ही नहीं था, सिर्फ वो आए कि सर प्रिवेंशन कराना है, हमें प्रिवेंटिव चेकअप कराना है, आपका ये पैकेज इतना चीप है, 4999 में आप सारा कर रहे हो, हमें ये कराना है। लेकिन जब उन लोगों ने ये कराया और उनमें से 40 लोगों को, 50 लोगों को ये बीमारी का पता लगा तो दे आर सरप्राइज कि सर हमें तो बीमारी थी नहीं, हमें सिम्टम ही नहीं थे। एंड उनको जब ये पता लगा उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया, कईयों ने ट्रीटमेंट कराया, बट डेफिनेटली इट इज ए वंडरफुल टूल टू डायग्नोस अर्ली डिसीजेस। मतलब विज्ञान की प्रगति ने लोगों को बचाना तो शुरू कर दिया एक तरीके से, डेफिनेटली, और इलाज की आधुनिकता ने। सांगी साहब, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते रहे हैं, एब्डोमिनल कैंसर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, क्या आपको लगता है कि एब्डोमिनल कैंसर एक नॉर्मल खानपान, पानी और इन सब के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग से जिस पे बात करें, चाहे वो लाइफस्टाइल की बात करें, चाहे और किसी की बात करें, और किसी से भी डेवलप हो सकता है? खान पान में तो आज हमारे सभी के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह सब हैं, तो वो ओवरऑल बॉडी में सभी तरह के कैंसर्स को बढ़ा रहे हैं। वो
ओबेसिटी भी कैंसर के लिए बहुत ही वो है, मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मानते हैं ओबेसिटी को भी कैंसर के लिए। ये 3-4 चीज़ें। इसके अलावा एक हम कोलोन कैंसर की बात करें अगर, कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर्स यूजुअली 60 साल 70 साल के बाद में मिलते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा मान होता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो एक गाइडलाइन है कि अगर आपकी उम्र 50 साल के बाद ऊपर है तो आपको कोलोन की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। इसके लिए एक एंडोस्कोपी जैसा प्रोसीजर होता है। इसमें हम एंडोस्कोपी, एक उसमें एक पाइप होता है रबड़ का जिसमें आगे कैमरा और लाइट सोर्स लगे होते हैं, उससे हम जो बड़ियात होती है उसके अंदर जाके देखते हैं कि कहीं कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा। और कोलोन कैंसर जो होता है यूजुअली एक छोटी गांठ से स्टार्ट होता है जो धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर हम उस गांठ को हमें मिलती है वो, तो हम उस प्रोसीजर के दौरान, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं, उस प्रोसीजर के दौरान ही उसको निकाल देते हैं और आगे आने वाले कैंसर से हम उसको बचा सकते हैं। सेफ? ओके। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक गाइडलाइन है कि 50 साल के बाद में आपको कोलोनोस्कोपी करानी ही करानी है। अब चूंकि हम लोग भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हमारी डाइट में फाइबर्स बहुत कम हो रहे हैं, जंक फूड बढ़ रहा है हमारा, तो हो सकता है आने वाले समय में कोलोनिक कैंसर्स के नंबर बढ़ें। तो यहाँ पे भी वो गाइडलाइन आएगी। पर फिर भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोलोन का कैंसर आया या किसी भी तरह का कैंसर आया है, या आपको मलद्वार से खून आता है, या आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, तो आपको, और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें वाइस वर्सा हो रही है। जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, वैसे हिंदुस्तान के अंदर बाहर की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वाइस वर्सा तो चल ही रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात चल रही थी कि एक और बात जानना चाहूँगा मैं आपसे, खासकर आपसे। एक कहते हैं कि लोग कबूतर को जो दाना देना चाहिए उसके लिए कि वो हानिकारक है, लोग तो बेचारे कहीं वो करने जाते हैं, दान धर्म करने जाते हैं, और बताया जा रहा है आजकल बड़ी रील्स चल रही है कि कबूतर को दाना देंगे तो उनके जो पंख होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो नाक में घुस जाते हैं और उसके कारण आपको अस्थमा हो सकता है, आपको फेफड़े की बीमारी। इट्स राइट? इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, हाँ, 100% राइट। ओ, तो ये रील्स चल रही हैं, मेरे को तो पहली बार से पता चला कि रील्स चल रही हैं। दैट्स रियली गुड कि ये अवेयरनेस होगी, क्योंकि लोग रील्स से ही अवेयर होते हैं आजकल। तो एस्थमा नहीं होता। तो दैट्स एक्चुअली हैप्पी न्यूज़। तो एस्थमा नहीं, इससे एस्थमा तो बहुत ही इजी टू ट्रीट बीमारी को मानूंगा मैं। जो बीमारी कबूतरों को दाना डालने से होती है उसे बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। फेफड़े जो नॉर्मली आपके स्पॉन्ज जैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, इवेंचुअली पेशेंट को ऑक्सीजन पे आना पड़ जाता है, और एक टाइम के बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आई एम ऑल्सो लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन। तो साउथ में जब हमारे पास में पेशेंट्स आते थे लंग ट्रांसप्लांट के, वो ज़्यादातर इन रीजन से आते थे, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और बंगाल के कुछ मारवाड़ी लोग, और 99% लोग इनमें वो होते थे जो कबूतरों को दाना डालते थे। आपने एक टर्म यूज करी कि दान धर्म करने जाते हैं और एस्मा हो जाता है, तो कहीं भी किसी भी वेद में हमारे नहीं लिखा है कि कबूतरों को दाना डालिए। उल्टा हम लोग कबूतरों को दाना डाल के उनके लिए खराब कर रहे हैं। जो एक जानवर की नेचुरल टेंडेंसी है खुद खाना ढूंढ के खाने की, हम वो खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अवेयरनेस सेशंस में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हम खाना नहीं डालेंगे तो अब कबूतर खाना कैसे खाएगा? अरे वो अपना खाना ढूंढ सकता है, वो खाएगा। बाकी जानवर भी जैसे ढूंढ के खाते हैं, कबूतर भी खाएगा। हमने आदत डाली है चबूतरे बना के उनको दाना डालने की। एक और नया आजकल कॉन्सेप्ट आया कि कबूतरों को दाना तो डाल दो, बाद में उड़ा के उनकी हवा लो, और वो ज़्यादा फायदेमंद, वो और भी रिस्की है। तो बेसिकली कबूतरों की बीट जो होती है उसमें फंगस जो ग्रो होती है वो हमारे सांस में जाती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और लंग उसको मारने के लिए जो रिएक्ट करता है उससे फिर लंग को डैमेज हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है ज़्यादातर केस में। तो सिर्फ एस्थमा नहीं, एस्थमा जैसा ही हुआ अगर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कई गुना खराब बीमारी होती है जिसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अवॉइड करें, लोगों को अवेयर करें। रील्स और बना सकते हैं तो बनाइए, अवेयरनेस आनी से हो रही है। चलिए, ये रील तो एक बनी जाएगी, हमारे पेज पे लगी जाएगी ताकि ये लोगों तक पहुंच जाएगी। अंतिम दौर में क्या कहना चाहते हैं हमारी जनता को और दर्शकों को कि क्या किस तरीके से अपने आप को सेफ रखा जाए? तो अपने आप को, जैसे बाकी मैं सबके बिहाफ पे बोलूँगा क्योंकि सिर्फ लंग्स की बात नहीं है,
अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, रोज वॉक कीजिए। 40 मिनट्स ऑफ वॉक इज़ वेरी यूजफुल, चाहे वो हार्ट के लिए बोले, लंग्स के लिए बोले, ओवरऑल बॉडी के लिए बोले। 40 मिनट्स ऑफ वॉक, स्लो वॉक नहीं, थोड़ा फास्ट वॉक। न्यूट्रिशनल होना चाहिए खाना, सर्दियों में हर तरीके की सब्जियां आती है, मिलेट्स आते हैं, रोज़ खाइए। स्मोकिंग से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ लगाइए। और पोल्यूशन फिर भी अगर कम नहीं होगा, मुझे पता है कि आगे बढ़ना ही है, तो इंडोर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप एयर प्यूरिफायर्स यूज़ कीजिए। ऑफिस में तो क्लोज स्पेसेस ही होती हैं सब, आजकल सब जगह एयर कंडीशनर्स है, गाड़ी में भी एयर कंडीशनर्स हैं। और हेल्थ लंग्स के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग अवॉइड कीजिए वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए जाना है, थोड़ा धूप निकलने के बाद जाइए, क्योंकि अगर आपके फेफड़े स्वस्थ भी हैं तो बढ़ते पोल्यूशन के साथ अगर ठंडी हवा है तो ये आपको दिक्कत देंगी। डॉक्टर सांगी क्या एडवाइस? मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। खाने का अपना ध्यान रखें, समय पे खाना खाएं और हमेशा देखें कि आप क्या खा रहे हैं, इसके लिए ताकि और एक अल्कोहल से और स्ट्रेस से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। अच्छा, डॉक्टर अंशु काबरा जी। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मार्केटिंग का जो विकास है बैठा हुआ है, ये बताए, सबको बताए कि 4999 का पैकेज हमने किस तरह से किया है और उससे कितनी हमने डायग्नोस किया। और लिटरली मैं हमेशा इस बारे में बहुत खुश होता हूँ जब पेशेंट्स को हम डायग्नोस कर पाते हैं और उनको हमने ये बताया कि हमने आपको बचाया, तब उससे ज़्यादा खुशी एक कार्डियोलॉजिस्ट को और एक इंसान को नहीं हो सकती कि हमने किसी इंसान का जीवन बचाया। तो ये जो 4999 वाला पैकेज, मैं अपनी फैमिली के लिए तो मैंने सबका कराया, चाहे मेरे ससुर जी हैं, चाहे मेरी सास है, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, सारे रिलेटिव्स का। लेकिन मैं यही बात मार्केटिंग वालों से कहना चाहता हूं कि सारे लोगों को बताएं कि इस पैकेज में क्या है और वो करवाना चाहिए और सबको ये सुविधा मिले और इसको पूरी तरह से सबको बताएं। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? यस, हाय, पूछिए। क्या प्यूरिफाई कर रहा है वो, कितनी बड़ी स्पेस को प्यूरिफाई कर रहा है वो। उससे अच्छा अगर आपको बाहर निकलना है, रेदर देन यूजिंग दीज सॉर्ट ऑफ साइंटिफिकली रिकमेंडेड प्यूरिफायर्स, आप बाहर निकलना है तो मास्क पहनिए। और मास्क भी ऐसा नहीं कि कपड़े वाला मास्क, पोल्यूशन में अगर पहनना है तो N95 मास्क पहनिए। दैट विल गिव यू अ मोर प्यूरिफाइड एयर देन दीज पोर्टेबल और वेयरेबल प्यूरिफायर्स। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी होती है प्यूरिफायर की। दीज वेरिएबल प्यूरिफायर्स सर्व नो पर्पस एट ऑल। मेरी बायोप्सी के लिए बताया आपने, तो इसके लिए मिस को कैसे ब्रश करे पब्लिक में, जो है मतलब कि कोई भी कराने को बोलते हैं डॉक्टर, परंतु जैसे फैमिली मेंबर से मना करते हैं कि फैल जाएगा वो, तो उसके लिए कैसे कन्विंस करें? जो ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर। आई विल आंसर ऑन, बिकॉज हमारे यहाँ अभी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे है नहीं, बट दिस इज़ अ मिथ। उसके लिए कन्विंस करने के लिए आपको यही बताना है कि अगर नहीं करवाई बायोप्सी और ट्राई डायग्नोज नहीं हुआ कैंसर, कोई भी गांठ हो बॉडी में, कहीं भी हो, ब्रेस्ट में हो, लंग में हो, तो डेफिनेटली फैलेगा। और बायोप्सी करवाई तो नहीं फैलेगा, क्योंकि कैंसर्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है फैलना, ज़्यादातर कैंसर्स की, मैलिग्नेंट कैंसर्स की। तो अगर नहीं करवाया तो फैलेगा, तो ये अपन को बताना ज़रूरी है। स्टेंट लगा है महात्मा गांधी में अभी 3 महीने पहले। पर मैं देख रहा हूँ कि रोज़ मैं बीपी चेक करता हूँ तो इनके बीपी में भी काफ़ी वेरिएशंस हैं और पल्स रेट भी काफ़ी वेरिड है। डेफिनेटली स्टंट लगने के बाद जो गोलियां चलती हैं उनमें धड़कन कम करने की गोली और ब्लड प्रेशर कम करने की गोली दोनों होती है, वो ले रही है रेगुलरली, है ना। तो इसके कारण वेरिएशन होना स्वाभाविक है। दूसरी, स्टंट लगने के बाद जो हमारा कहते हैं हम लोग, हमारी सोच है वो थोड़ी बदलती है। हमें लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, उसके कारण एंजाइटी भी एक ऐसा पार्ट है, चाहे वो किसी भी सर्जरी हो, ऐसा नहीं है हार्ट की, लेकिन लोग हार्ट के बारे में ज़्यादा वरीड होते हैं, उनमें एक एंजाइटी का लेवल थोड़ा बढ़ता है और वो अपने रूटीन चेकअप, जैसे कई कई लोग तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो दिन में 5-5 बार बीपी चेक करते हैं। सर बीपी एकदम, आज सुबह तो 120 था, अभी 130 हो गया। सर सुबह उठते ही चेक किया तो 105 था, अब 120 हो गया। देयर इज नो सेंस एट ऑल। आप रिलैक्स करें, एंजाइटी लेवल को कम करें, दवाइयां बराबर लें
और 7 दिन में हम हमेशा कहते हैं एक बार रूटीन बीपी चेक करें। बीपी चेक करने का एक तरीका है, एंजाइटी को कम रखें, दिन में 3 बार 4 बार, कोई चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सप्ताह में चेक करें, रिलैक्स रहें, रेगुलर व्यायाम करें। कोई परेशानी हो तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिल लें कि सर ये वेरिएबिलिटी आ रही है, वो आपको एक उचित जवाब देगा कि नहीं नहीं सर ये वेरिएबिलिटी नहीं है, ये ड्रग्स का इफेक्ट है, थोड़ा आपका एंजाइटी है, रिलैक्स करें, खुश रहें। योगा, मेडिटेशन, इनसे बहुत अच्छा इफेक्ट है। सर कुछ सजेस्ट करेंगे आप इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए? मैंने आपको बोला अच्छा, कि जो आपका प्राइमरी फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो इनको बेहतर जानता है क्योंकि उन्होंने एंजियोप्लास्टी के बाद आपको ड्रग्स दिए। यस सर। तो वो जब भी आप उनसे मिलेंगे, आप अपनी समस्याएं बताएं, एक रेगुलर चार्ट बनाएं। बीपी आपने सप्ताह में चेक किया, कितनी धड़कन आई, क्या सिस्टोलिक आया, क्या डायस्टोलिक आया, आपको परेशानियां क्या हैं, क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी बताएं। वो आपकी सारी परेशानियां सुनेंगे, आपको समझदारी से आंसर देंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो उनको क्लियर करेंगे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। थैंक्स सर। सर ऐसा है कि मेरे को 18 साल पहले स्टंट लगे थे और जैसा कि आपने बताया कि मतलब सर्दियों में 8 बजे के बाद घूमना चाहिए। मैं 18 साल से कंटिन्यूसली 5 बजे घूम रहा हूँ, साइकिलिंग भी करता हूँ, घूमता भी हूँ, सारा काम करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मेरे को कंटिन्यूस रखना चाहिए या 8 बजे बाद ही घूमना चाहिए? सर बिल्कुल, तो 18 साल पहले इतना पोल्यूशन नहीं था सर, अब पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये लंग्स के लिए नहीं, सिर्फ हार्ट के लिए भी है, क्योंकि जितना पोल्यूशन वाला आप हवा ब्रीथ करेंगे एक इश्यूज आएंगे। तो मैं सबके लिए रिकमेंड करता हूँ। और अर्ली मॉर्निंग से ज़्यादा आप थोड़ा बाहर सूरज निकलने के बाद जाएंगे, यही मौसम होता है कि हम लोग थोड़ा सूरज से विटामिन डी ले लें। तो अर्ली मॉर्निंग का मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ना निकलें, हवा उस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब तक नहीं हुई कोई दिक्कत, लेकिन फिर आने भी तो नहीं देनी। दिस इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। मेरा प्रश्न अंशु काबरा जी से है, कुछ दार्शनिक भी है। प्रश्न है आपकी ओर से ही है कि दिल चीज क्या है ये आप जान लीजिए, डॉक्टर अंशु काबरा की एक बात मान लीजिए। वो कौन सी बात आप कहेंगे? सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि शुद्ध खाना और रेगुलर एक्सरसाइज ये लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। आपका दिल से शुक्रिया, स्पेशली शुभम जी। आपने एक जो मिथ बनी हुई थी दान धर्म वाली, जो कबूतर को दाना, अब तक तो रील में ही देखा, लेकिन आज जब वर्बली आपसे भाई फेस टू फेस ये बात सुनी तो रियली अच्छा लगा कि हम शायद जो यहाँ बैठे हुए हमारे सभी लोग एक प्रयास करें कि ये जो परंपरा सी चल पड़ी है कि शायद कुछ दान मिलेगा, अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग होकर हम लोगों को रोकने का भी प्रयास करें। और आदरणीय अमित जी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, टाइम मैनेजमेंट। उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट के साथ सेल्फ मैनेजमेंट भी शायद ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सहज और सरल भाषा में अपनी हेल्थ के प्रति हमें जो कॉन्शियस करने का आपका प्रयास रहा, लॉट्स ऑफ थैंक्स। प्रिया मैम से अनुरोध करूंगा कि आए और टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से हमारे तीनों डॉक्टर्स को दें। धन्यवाद आप तीनों का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। एक बार एक फोटो सेशन आप लोग ले।